नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा 6 राजस्थान परिचय में जल संसाधन एवं संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। जल की उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है, यानी कि जो पृथ्वी पर जो जीवन है वो जल के कारण ही है। अगर पानी नहीं हो तो मानव का जीवन, वनस्पति जीवन सब बेकार है। जल का उपयोग पेयजल, दैनिक घरेलू कार्य, सिंचाई व उद्योग आदि कार्यों में किया जाता है। जल के समस्त स्रोत जल संसाधन कहलाते हैं, यानी कि जल के जितने भी स्रोत हैं, नदी, कुआं, बावड़ी, तालाब, हेडपंप, बंद, सब ये जल संसाधन कहलाते हैं। अब राजस्थान के मुख्य जल स्रोतों में झीलें, नदियां और उन पर बने बांध व नहरें, तालाब, कुएं एवं नलकूप आदि है। यानी कि राजस्थान में क्या क्या जल के स्रोत है? झीलें, नदियां, नलकूप, बांध, नहरें, तालाब, कुएं आदि सब ये क्या है? जल स्रोत हैं। अब राजस्थान के जल संसाधनों एवं अपवाह तंत्र का विस्तार से हम अध्ययन करते हैं। अब सबसे पहले आता है अपवाह तंत्र। धरातलीय बनावट और भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अपवाह तंत्र या प्रवाह तंत्र प्रणाली कहते हैं। यानी कि क्या? आधार पर किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्थाओं को अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली कहते हैं। दो अपवाह क्षेत्र के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रभावित करती है उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं। अब जल विभाजक रेखा किसे कहते हैं? दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की ऊंची भूमि जो पानी को दो क्षेत्रों में विभाजित करती है उसको जल विभाजक रेखा भी कहते हैं। जैसे राजस्थान में अरावली पर्वत। अब अरावली पर्वत जैसे मान लीजिए अरावली पर्वत है हमारा, है ना? अब एक हिस्सा में इसके पीछे बड़ा हो जाएगा, एक हिस्सा इधर हो जाएगा, दो भागों में इसको डिवाइड कर देता है तो उसको जल विभाजक रेखा कहते हैं। अब राजस्थान का अपवाह तंत्र कौन कौन सा है? बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। सबसे पहले बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। अब अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियां चंबल में प्रभावित होकर यमुना नदी में मिल जाती है। यानी कि अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली नदियां बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियां चंबल में प्रभावित होकर के कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है तथा यमुना नदी गंगा नदी में एवं अंत में गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। यानी कि बनास, काली सिंध, पार्वती नदियों का पानी यमुना नदी में, यमुना नदी का पानी गंगा नदी में, गंगा नदी का पानी बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। अतः इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहते हैं। अतः क्या? इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। इसके बाद में आता है अरब सागर का अपवाह तंत्र। अब अरब सागर अरावली पर्वत से पश्चिमी भाग में बहकर अपना जल सागर में ले जाने वाली माही, लूनी, साबरमती, पश्चिमी बनास और इसकी सहायक नदियों को अरब सागर का अपवाह तंत्र कहते हैं। अब अरब सागर का अपवाह तंत्र किसको कहते हैं? माही, लूनी, साबरमती, पश्चिमी बनास एवं इनकी सहायक नदियों को अरब सागर का अपवाह तंत्र कहते हैं। इसके बाद में आता है आंतरिक अपवाह तंत्र।
इसके बाद में कौन सा आता है? आंतरिक अपवाह तंत्र। ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक ना पहुंचकर स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाती है, यानी कि आंतरिक अपवाह तंत्र जैसे ऐसी नदियां जो समुद्र तक न पहुंच करके स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाए, समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए या किसी झील में मिल जाए तो उसे आंतरिक या भूमिगत अपवाह तंत्र वाली नदी कहते हैं। क्या? जो ऐसी नदी जो कि समुद्र तल तक न पहुंचकर स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाए या किसी झील में मिल जाए उसे आंतरिक या भूमिगत अपवाह तंत्र वाली नदियां कहते हैं। राजस्थान में बहने वाली घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मैदा आदि नदियां आंतरिक अपवाह तंत्र के उदाहरण हैं। कौन कौन सी नदियां अपवाह तंत्र के उदाहरण हैं? राजस्थान में जो बहती है घग्गर, बाणगंगा, कांतली, रावी, रूपारेल, मेढ़ा आदि नदियां आंतरिक अपवाह तंत्र की उदाहरण हैं। अब इसके बाद में आता है राजस्थान की प्रमुख नदियां। अब राजस्थान की प्रमुख नदियां कौन कौन सी? चंबल है, बनास, लूनी, माही, बाणगंगा और घग्गर। ये राजस्थान की प्रमुख नदियां हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं चंबल के बारे में। अब चंबल इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से हुआ है। इस नदी का उद्गम स्थल कहाँ? मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है। यह राजस्थान की सबसे लंबी एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। राजस्थान में यह नदी चित्तौड़गढ़ जिले से भैंसरोडगढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। तो राजस्थान की सबसे लंबी एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी कौन सी है? बनास या चंबल। राजस्थान में नदी चित्तौड़ जिले के भैंसरोडगढ़ से प्रवेश करती है, जिसमें कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में बहने के बाद कहाँ मिल जाती है? उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां बनास, बेड़स, कोठारी, काली सिंध, पार्वती आदि हैं। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा इस नदी के किनारे स्थित है। जो राजस्थान का औद्योगिक नगर है कोटा, वह चंबल नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है। इसके बाद में आता है बनास। बनास नदी राजसमंद जिले के खमनोर की पहाड़ी से जन्म लेती है। बनास नदी कहाँ से जन्म लेती है? राजसमंद जिले के खमनोर की पहाड़ियों से। यह राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। अब यह खमनोर से निकलती है चंबल बनास नदी, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में होती हुई सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। यह एक मौसमी नदी है। जो बनास कौन सी नदी है? मौसमी नदी। बरसात के दिनों में इसमें पानी रहता है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है। टोंक व सवाई माधोपुर नगर बनास नदी के किनारे पर स्थित है। जो टोंक जिला और सवाई माधोपुर अपना जिला इस नदी के किनारे पर स्थित है। और बनास की प्रमुख नदियां मेनाल, कोठारी, बेड़च और खारी आदि है। तो बनास की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हो गई? मेनाल, कोठारी, बेड़च और खारी नदियां हैं। इसके बाद में आता है लूनी नदी। अब लूनी नदी अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती नामक दो धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। यानी कि अजमेर जिले के गोविंदगढ़ के निकट साबरमती नामक दो धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का उद्गम होता है? लूनी नदी का।
अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर जिलों में बहने के बाद यह नदी कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। यानी कि इन जिलों के अंदर जोधपुर, नागौर, अजमेर, पाली, बाड़मेर, जालौर आदि में बहने के बाद कहाँ मिल जाती है? ये कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। और बाड़मेर जिले के बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा होता है और इसके बाद जल खारा हो जाता है। यानी बाड़मेर जिले के बालोतरा तक तो इस नदी का पानी मीठा होता है, पीने योग्य होता है, लेकिन उसके आगे जैसे जाएगी तो वहां उसका पानी खारा हो जाता है। इसकी सहायक नदियों में जोजरी, बाड़ी, जवाई, नीठड़ी, खारी, सूखड़ी, सागी और गुइया आदि है। इसके बाद में आता माही नदी। माही मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत इस नदी का उद्गम स्थल है। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में मिलती है। यानी जो माही नदी है मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है और ये राजस्थान में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंबात की खाड़ी से मिलती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां सोम व जाखम है। इसके बाद में आता है बाणगंगा। इसके बाद में कौन सी नदी है? बाणगंगा। इस नदी का उद्गम जयपुर जिले में स्थित अरावली की बेराट पहाड़ी से होता है। इस नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है। जो बाणगंगा नदी जयपुर जिले के स्थित अरावली बेराट से निकलती है और भरतपुर में जो घना राष्ट्रीय पक्षी विहार है, अभ्यारण्य है, वहां पर नम भूमि का निर्माण करती है। इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। बाणगंगा को क्या कहा जाता है? अर्जुन की गंगा। इसके बाद में अंतिम आती है घग्गर नदी। इस अंत प्रभावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है। तो घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है। उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर श्री गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। यानी हनुमानगढ़ से निकलती है और श्री गंगानगर में भूमिगत हो जाती है, लुप्त हो जाती है। इस नदी को प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष अथवा सहायक नदी भी माना जाता है। जो घग्गर नदी है इसको प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष अथवा सहायक नदी माना जाता है। धन्यवाद। शेष अगले वीडियो।